नाजरीन आदाब, प्रोग्राम शख्सियत लेकर हम हाजिर हैं। आज की मुलाकात हम शमसुद्दीन आगा साहब के साथ करेंगे। आगा साहब ड्रामेटिस्ट हैं, राइटर हैं, हिदायतकार हैं, फ़नकार हैं। वो अंग्रेज़ी और उर्दू दोनों ज़बानों में लिखते हैं, लंदन में रहते हैं, यहाँ मुंबई आते जाते रहते हैं। आइए उनसे उनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ सवालात करें। आगा साहब, हमारे प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। शुक्रिया। अपनी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में हमें कुछ बताएं। इब्तिदा कब से, पैदा होने से पहले या उसके बाद? पैदा होने के बाद ऑफ कोर्स। जी। मेरी पैदाइश यहीं की, बम्बई की, इसी इलाके से। और मैं मेरी स्कूलिंग, कॉलेज सब यम जेवियर्स में गया। अच्छा। और स्कूलिंग भी यहीं हुई मेरी जी। और उसके बाद मैं काम के सिलसिले में गुजरात में 2 साल रहा। और वो वहाँ जॉब मुझे इसलिए मिली थी कि मुझे गुजराती आती। क्या जॉब की थी आप? मैं लेक्चरर बन गया था, लेकिन यहाँ पर लेक्चरर भी होता, अपने आप को प्रोफेसर कहते हैं। तो मैं लेक्चरर बना था और मुझे पढ़ानी होती थी फ़ारसी, क्लासिकल पर्शियन एंड इंग्लिश। ओके। तो उसके बाद फिर मैं इंग्लैंड चला गया मिड 60s में। और फिर वहाँ से भाग कर आने की कोशिश की, नहीं भाग सके। और उसके बाद बस वहीं बस। कोई ख़ास वजह कि आप भाग नहीं सके वहाँ से? मैं इस आई थिंक वहाँ जाने के बाद आप में कुछ तब्दीली आती है। वहाँ के रख रखाव, नॉर्म्स वो आप पर असरअंदाज होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि वेस्ट की तमाम चीज़ें बेहतरीन हैं, नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन हमसे वो बहुत आगे हैं। अब भी मैं समझता हूँ कि वेस्ट, स्पेशली इंग्लैंड जो है ना, हिंदुस्तान से 100 साल आगे है। उनका समझ, वो दूसरे ममालिक में जो भी करते हैं, लेकिन उनका जो विद इन सोसाइटी डेवलपमेंट है, कॉन्शियसनेस है फॉर ह्यूमन बींग्स, फिर कुत्तों से मुतालिक ले लीजिए, जानवरों से मुतालिक ले लीजिए, केयर सो मच। और वो कुछ भी है थैंक यू ज़रूर कहेंगे, कुछ भी हो, ज़रा भी कुछ हो, सॉरी, आई एम सो सॉरी। बहुत सिविलाइज्ड। अब ठीक है, उनके सिविलाइजेशन, यस। यहाँ आपको धक्का मार के चला जाएगा, उस सॉरी का सवाल ही नहीं होता। बोले देखेगा तू मेरे रास्ते में क्यों आ, और थैंक यू कोई नहीं कहता। मैं अब भी देखता हूँ, अभी जबकि मैं हूँ, तो मैं जब बैंक में जाता हूँ या वो ATM जो होता है उसमें जाता हूँ, जब कोई बाहर खड़ा होता है, मैं उसके लिए दरवाज़ा खोल के खड़ा हो जाता, वो खड़ाम से चला जाता है, मैं देखता रहूँ, चला गया, नोबडी सेज थैंक यू। तो ये चीज़ थी जिसने मैंने मुझसे कहा कि इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मी टू रीफिट अगेन इन इंडिया। एंड वहाँ पे क्या काम किया आपने? वहाँ भी आप पढ़ाते थे? बाद में पढ़ा, लेकिन साल भर तक तो मेरी गुजराती में कहते हैं कि मट्टी पलीद हो गई थी। इसलिए कि 2 मट्टी, इसे वो 6 आप भी है लेकिन कम हो गया। वहाँ पर वो कॉलोनियल मेंटालिटी थी कि इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश तो बाद में बना, यानी सब कॉन्टिनेंट से जो भी आ रहा था वो सब हमारे ग़ुलाम हैं, वो सब ये हैं, उनको कुछ नहीं आता, सब लोग समझते मजदूर हैं। तो इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट टफ पीरियड फॉर मी। तो उस सब के साथ आपको डील करना पड़ा? उसके साथ से ज़्यादा अपने वालों के साथ डील करना पड़ा कि मेरे जो हमजोली थे, मेरे इतराफ़ में लोग रहते थे, वो सब बेचारे खलियानों से और खेतों से आए हुए लोग थे। तो ऐसे लोग 90% वो लोग थे गुजरात के, बल्कि ज़्यादा ही होंगे। ये जो आपका एक्सपीरियंस रहा, क्या उसने आपको फिर उर्दू ड्रामा की तरफ? उर्दू ड्रामा तो मुझ में था, मैं उसके बीज जो है यहाँ जरासीम कह लीजिए लेकर गया था। पहले से था। आई वॉज वेरी क्लोज टू बल्लाची, बल्ला सानी, अन्ना, बट आई वॉज नेवर एक्टिव। आई वॉज वेरी क्लोज टू ओल्ड प्रोग्रेसिव राइटर्स। ख्वाजा साहब थे, कैफी साहब थे, जानिसार अख्तर थे, अख्तरुल ईमान थे, और ये जितने प्रोग्रेसिव थे, बट दे वर एक्सट्रीमली इंटेलेक्चुअल पीपल। हम तरह हमारा स्कूल का ज़माना, फिर कॉलेज में, तो वहाँ रहने के बाद ये ज़हनी तब्दीली आई और मुझे ये लगा कि मैं यहाँ फिट नहीं हो सकता, ये दोबारा बसना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो वहाँ चला गया और उसके बाद मैं अपनी बीवी को ले गया साथ में, और उसने बड़ा कमाल किया। वो ऐसी बीवी थी जो नकाब में, बुर्क़े में रहती थी, कुछ नहीं करती थी। तो लेकिन वहाँ जाके मैंने पहली बार महसूस किया
शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, इसलिए कि उसको जब मौका मिलता है इनिशिएटिव लेने का, तो शी वॉज द फर्स्ट वन। बहुत सारी चीज़ें मेरी लाइफ में जो की हूँ, आई कुड नॉट डन ऑन माई ओन। तो ये एक तब्दीली तो ये थी कि मैंने अपनी बीवी को जूती या चप्पल नहीं समझा। आई रियलाइज दैट शी इज़ इक्वल। हमारा एक बच्चा हुआ वहाँ, तो आई वॉच्ड हर राइट फ्रॉम द डे ऑफ कंसेप्शन टिल द डिलीवरी, व्हाट शी गोज थ्रू, व्हाट इज वुमन गोज थ्रू, व्हाई इट इज़ मदर, एंड व्हाई हमारे यहाँ जो कंसेप्ट है या कहा गया है कि जन्नत जो है माँ के पैरों के तले, बाप के नहीं, व्हाई इट इज़ सो इम्पोर्टेंट। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, फिर दूसरों के दुख दर्द को समझने की सलाहियत पैदा हुई। लेकिन एक चीज़ है, वो है मनी, जिसके पास होगी, पावर होगा, वो रूल करेगा, बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर करता है। तो ये चीज़ें मेरी बहुत सारी चीज़ें समझ में आई, और आई एम ग्लैड आई हैड डिसाइडेड टू स्टे देयर। तो फिर जरासीम में जैसे कि अर्ज़ किया मैंने कि उर्दू ड्रामे के लिखने लिखाने के जरासीम थे, तो वहाँ उभरने लगे। और वो ये कि जब तक पेट पूजा पेट भराव नहीं होगा, कल्चरल कुछ काम नहीं आता। बेसिक चीज़ की नीड रोटी जब आएगी तब उनका आपको सूझबूझ आएगी। और लोग अक्सर कहते हैं तुम नमाज़ें पढ़ो रोटी मिलेंगे, नहीं, मैंने कहा पहले रोटी दो, पेट भरेगा तब मैं शायद नमाज पढ़ूंगा। यू नो दैट्स ट्रू, अनलेस द बेसिक नीड्स आर मेट, कुछ नहीं। तो बहरहाल, तो फिर हमने थोड़े थोड़े छोटे छोटे कल्चरल प्रोग्राम शुरू किए, और उसमें ये होता था कि आप प्योर थिएटर या थिएट्रिकल एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते थे। आई जब थिएटर का एक भाव होता है, एक तरीक़ा होता है, जैसे आपने ये लाइटें लगाई हैं, आपको खामोशी चाहिए, इस किस्म का माहौल नहीं था। तो उस ज़माने में नए नए लोग पहुँचे हुए थे, किसी की शादी हुई थी तो वो मुनकिर रहता था, तो 5 साल थे, नहीं मैं तो बैचलर हूँ, ताकि वो आज़ाद रहे। और किसी की हुई थी तो कहना नहीं मेरे बच्चे नहीं हैं। अब यू नो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर यूथ, यू गो थ्रू इट। तो हमने फिर ये किया कि मुश्किल से 2-5 लोग जमा होते थे, बट वी वेंट ऑन, जिसमें हमारे पास गाना, मैंने गाना शुरू किया। बट दिस वाज ये स्पेसिफिकली उर्दू थिएटर था। तो यानी कि मौजूद थी एक ऑडियंस वहाँ? हाँ, उर्दू समझने वाले थे, एक ऑडियंस थिएटर के लिए भी था। लेकिन थिएटर जो होता है, ऑडियंस जो है, माइनॉरिटी विद इन माइनॉरिटी, कल्चरली स्पीकिंग। अभी मतलब भांगड़ा हो रहा है तो मैं भी चला जाऊंगा, आप भी आ जाएंगे, हम नाचेंगे। लेकिन थिएटर के लिए ऑडियंस जुटा पाना कहीं भी मुश्किल है, लेकिन वहाँ तो इम्पॉसिबल था। तो हमने क्या किया, ऐसा प्रोग्राम रखते हैं, एक छोटा सा स्किट करते हैं और उसके साथ गाना बजाना और खाना, तो फिर सब लोग जमा हो जाते थे। मिर्जा गालिब लंदन में ये कब? ये इसको हम करते रहे, जो कन्हैयालाल मुंशी का जो था, और प्रबोध जोशी का एक प्ले था पागल। प्रबोध जोशी, यू नो, जैसे गुजराती प्ले राइट, इज पास्ड अवे नाउ। तो वो बहुत हिलेरियस, इट्स जस्ट ए लाफ, नथिंग एल्स। तो वो हम करते रहे, लोग खुश होते, अरे बहुत अच्छा किया। आप खुश होते होते अभी तक, माई वाइफ वॉज विथ मी ऑल द टाइम एंड शी वॉज वेरी गुड सपोर्ट। जैसा अभी प्रियंका ने कहा कि वो खाना भी बना लेती, वो सब कर लेते थे। सो और कभी कभी उसने आके पर्दे भी बंद किए, तो दैट वाज हेल्प। अब उसके बाद में देन वी टर्न टुवर्ड्स सीरियस प्लेस, एंड दैट 82 जब इंडिया का फेस्टिवल ऑफ इंडिया हुआ, तो देन आई स्टार्टेड विद आपका मिर्ज़ा गालिब लंदन में। लेकिन उसका फॉर्मेट मैंने बदल दिया था, उसका सब्जेक्ट बदल दिया था। तो वो जो था अपनी ऑडियंस के हाँ, एक वो जो मैसेज आप देना चाहते थे, हाँ, इसलिए कि ये जो टुकड़े हुए, विभाजन हुआ, ये तो था ही। और हम लोग उन मुसलमानों में से जो दोनों तरफ से पिटे हैं जी। वी फॉलोड द लाइन्स ऑफ मौलाना आज़ाद। तो आई हैव सीन माय फादर एंड माय ताया बीइंग रफ्ड अराउंड हियर बिकॉज मुस्लिम लीग जो थे कहना तुम लोग गद्दार हो, और फिर उस ज़माने में महासभा होती थी, वो तुम लोग गद्दार हो, तुम मुसलमान हो, तो दोनों तरफ से पिटाई होती थी। ये जो कैफियत है दोनों तरफ से पिटने की, जो आपने अभी बताया, तो एक तरह से अभी भी वो तारी है हम लोगों पे। और मैं हमेशा ये सोचता रहा कि ये कैफियत कम से कम तर होती जाएगी, लेकिन आई एम सॉरी, मैं गलत साबित हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा तर हो गई है। और मैंने
यहाँ के राइट्स देखें, 92 में जो हुआ, मैं तो था नहीं, वहाँ था, लेकिन मेरे कई दोस्तों की जाने गई हैं, और वो ऐसे दोस्त हैं जो इस मुल्क के लिए अपनी जान देने वाले लोग। लेकिन हमारा जो इंडियन मुस्लिम का जो रोल है कि फ्रॉम बोथ साइड विल बी थ्रैश्ड, तो वो हमको कबूल कर लेना चाहिए। दैट्स व्हाट इट इज, विल डू इट। आपको लगता है कि वही एक सोल्यूशन है इसका? इस हालत को बदलना चाहिए। और मैंने हमेशा देखा है कि मारने वालों से बचाने वालों की तादाद ज़्यादा है। मेरे ज़्यादातर दोस्त जो हैं नॉन मुस्लिम्स हैं, वहाँ भी है, यहाँ भी। जिन लोगों ने मुझे कोर्ट कचहरी दिखाई वो मुस्लिम थे, और जिन लोगों ने मुझे बताया वो नॉन मुस्लिम्स थे। दुनिया में अगर कोई कंट्री मज़हब के नाम पर स्ट्रॉन्ग तरीके से डेवलप हो सकती थी तो वो पाकिस्तान था, बिकॉज इस्लाम में वो उतने तबकात नहीं है, शिया सुन्नी है, इसके अलावा और कुछ नहीं। लेकिन हिंदुज़म में तो इट्स बेस्ड ऑन डिविजन। और मैंने कहा इसके बावजूद अब देखो पाकिस्तान का क्या बना, 25 साल में 2 टुकड़े हो गए। और उसके बाद मैंने कहा कराची में क्या हो रहा देखिए, 80s में तो शुरू हो गया था वायलेंस। पर पाकिस्तान की बात छोड़ के आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तान में एक मुसलमान होना और हिंदुस्तानी भी होना, इसमें ज़रूरी तजाद है क्या? कोई तजाद नहीं। ये पॉसिबल है? तो फिर क्या आपको नहीं लगता है कि हमें मुसलमान होके हिंदुस्तानी होने का बार बार हमसे सबूत मांगा जाता है? मेरा एक संगठन है इंडियन मुस्लिम फेडरेशन, उसका बड़ी कंट्रोवर्सी थी कि तो इंडियन मुस्लिम क्यों करते हो। हमने हमेशा इसे रखा कि इंडियन मुस्लिम इसलिए कि वी आर इंडियन एंड वी आर प्राउड टू बी इंडियन मुस्लिम्स। उसमें मुसलमान क्या कर, आपको क्या लगता है कि जो हमारी कौम, जो कम्युनिटी है, इंटरनली एक शायद एक चेंज और एक डायलॉग की ज़रूरत है। मुझे क्या लगता है कि नॉलेज अबाउट मुस्लिम्स या इस्लाम जो हमारी बाकी की कम्युनिटीज़ हैं इंडिया में, उन्हें बहुत कम है। सही और है। सही बिल्कुल नहीं है। हाँ, इसलिए कि हम लोग है ना दोनों कम्युनिटी गेटोज में रहते हैं। अब ये भिंडी बाजार है, मियाँ भाई का इलाका है, यहाँ मत जाओ। लाल बाग है, सब साले शिव सैनिक रहते हैं, वहाँ मत जाओ। दैट्स रबिश। एज ए चाइल्ड आई यूज्ड टू गो फॉर 10 days जब ये पंडाल लगते थे गणपति के। माई इंटरेस्ट यूज्ड टू बी द प्लेस, मराठी प्लेस। आई यूज्ड टू एंजॉय, आई स्टिल एंजॉय। नेचुरली, क्योंकि हम, मुझे लगता है दुनिया की सबसे रिचेस्ट कंट्री है, क्योंकि यहाँ पे इतनी डाइवर्सिटी है। हर रोज़ यहाँ एक वो कल्चरल वो दिन मनाया जा रहा है, ये ना। तो ये देश जो है ये तो खुशियों का देश है जी। अब इसमें लेकिन हम लोगों की भी थोड़ी कमी है, वो ये कि मुसलमानों को भी चाहिए कि बाहर निकल के जो गैर मुस्लिम हैं उनसे कम्युनिकेट करें। हाउ कैन दे क्लेम, वो जो कहते हैं हम हिंदू हैं, हिंदू में वायलेंस है ही नहीं। देयर इज़ नो वायलेंस इन एनी रिलीजन, लेकिन इसको पोलिटिसाइज किया जाता है। इसके खिलाफ हमको लड़ना चाहिए, नॉट गन एंड बॉम्ब से, कम्युनिकेशन। तो क्या वो आर्ग्यूमेंट्स। इज दैट द रीजन कि आपने हिस्टोरिकल प्लेस में आपका बहुत दिलचस्पी है? टीपू सुल्तान। हाँ, टीपू सुल्तान मैंने इसलिए लिया था कि टीपू सुल्तान यूज्ड टू फैसिनेट मी फ्रॉम एज ए चाइल्ड। तो उस ज़माने की जो आपकी किताबें मुख्तसर सी होती हैं, सिलेबस में जो है वो पढ़ा, आपकी रीडिंग बहुत छोटी सी होती है, लेकिन इट यूज्ड टू बग मी ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ। और जैसा मैं बढ़ता गया तो टीपू सुल्तान पे बहुत सारे इल्ज़ामात है कि ही वॉज अ रिलीजियस बिगट और ब्ला 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 ब्ला। तो देन आई स्टार्टेड रीडिंग, रियली रीडिंग। आई सेट डाउन फॉर 2 years, नॉट लाइक एकेडमिक रिसर्चर, बट उनको समझने के लिए मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी, अंग्रेज़ों की लिखी हुई, हिंदुस्तानियों की लिखी हुई। मटेरियल के लिए मैं सारा हिंदुस्तान घूमा, लेकिन आप यकीन जानिए सबसे ज़्यादा मटेरियल इस वक्त अगर मौजूद है, यू कैन सी इट्स इन इंग्लैंड। और कितना डिफिकल्ट हो गया है आज के माहौल में इन दो चीज़ों को अलग अलग कर देना। इसलिए कि उसका चीफ मिनिस्टर जो था, दीवान उसको कहते थे, वो पूर्णिया था, ही वॉज अ ब्राह्मण। और आज भी वो पूर्णिया फैमिली वन ऑफ द रिचेस्ट फैमिली इन कर्नाटका, वुड यू बिलीव। और टीपू के ग्रेट 13वीं या 14वीं जनरेशन है, कलकत्ता में रिक्शा भी नहीं खींच पाते हैं। What is हुकूमत डूइंग फॉर दिस? आई मेट द काउंटर पार्ट ऑफ टीपू को जिन्होंने डिफीट किया था, लॉर्ड वेल्सली। उसका जो 13th या 14th ग्रैंडसन है, उनसे मिला, क्या शान है उनकी। हुकूमत ने हर चीज़ उसकी प्रिजर्व कर रखी है, उसका गन, उसके कपड़े, उसकी, और उनको जायदादें दे रखी है। दे आर फ्लरिशिंग। और ये जो हिंदुस्तान के लिए मर मिटा,
उसके बच्चों का कोई पुरसाने हाल नहीं। लोगों ने बड़ी बड़ी सीरियल्स बनाई, उनके बच्चों के लिए क्या किया। आपका जो बेहद मशहूर ड्रामा हुआ मिर्ज़ा गालिब लंदन में, उसके बारे में हमारे नाज़रीन को बताएं। मिर्ज़ा गालिब, जैसा मैंने अर्ज़ किया था पहले कि ओरिजिनली ये कन्हैया लाल कपूर का लिखा हुआ। उसकी थीम ये थी कि ये जो तरक्की पसंद शोहरा थे उस पर उन्होंने जद लगाई थी, उनका मजाक उड़ाया था कि ये क्या कर रहा है। हमने वो ओरिजिनल भी किया, कई बार किया, लेकिन जब इंडिया का फेस्टिवल हो रहा था 1982 में, तो मुझे ख्याल आया कि उस वक्त जो हालात थे सब कॉन्टिनेंट में और हमारे हालात, क्योंकि हमको रहते रहते 20 साल हो गए थे, मैंने कहा इसका प्रोजेक्शन ज़रूरी है और वो मैंने किया। और उसमें ये कि भाई गालिब साहब को जब पता चलता है कि ये इंडिया का तकसीम होगी, इंडिया बन गया, पाकिस्तान बन गया, तीसरा कहता है बांग्लादेश बन गया, चौथा कह रहा है अब वो सरदारों का क्या था खालिस्तान, तो वो भी बनने वाला है। तो उनसे ये पूछते हैं कि भाई अगर आप लोगों ने अपनी अपनी मर्जी के मुल्क बना लिए तो यहाँ क्यों आए, आप इकट्ठे क्यों हैं यहाँ इकट्ठे बम्बई में कहते हैं झक मारने आए हो। तो उसके बाद वो इकोनॉमिक्स रियलिटी जो है वो सामने आती है कि आप इंडियन हो सकते हैं, पाकिस्तानी हो सकते हैं, बांग्लादेश हो सकते हैं या खालिस्तानी हो सकते हैं, आपका एक ही प्रॉब्लम है, वो है भूख, रोटी रोज़ी, सिक्योरिटी, आपके बच्चों की सिक्योरिटी, आपकी इज्जत, आपकी डिग्निटी, कुछ नहीं है। यहाँ बॉम्बे में या दिल्ली में या कलकत्ता में एक अच्छी ऑडियंस मिल जाती है ड्रामा के लिए, तो ये सब ड्रामा चूँकि रेलेवेंट है इस टाइम के लिए भी और उन हालात के लिए भी जो यहाँ हैं अभी, उन्हें यहाँ स्टेज करने के आपके कुछ प्लान्स हैं? प्लानिंग तो बहुत की हमने, मगर पाया ना गमे हस्ती से मफर, वीरानी दिल जब हद से बड़ी, घबरा के मोहब्बत कर बैठे। ये शकील का था, तो थोड़ी तब्दीली के साथ मेहरबान नहीं है। ऐसा है कि थिएटर करना इट्स नॉट इजी, इट्स ए फुल टाइम जॉब, और सिर्फ एक मजाक कर लेना, पैसा बिल्कुल नहीं, नो देयर इज नो मनी, यू डू इट फॉर द लव ऑफ इट। आपने खलील जिब्रान का नाम सुना होगा, उन्होंने भी बहुत सारे प्लेज लिखे हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हैं, ही इज़ वन ऑफ माय फेवरेट राइटर्स। उन्होंने एक छोटा सा अफसाना लिखा है सेटन, उसको उर्दू में कहते हैं शैतान, तो वो मैं करने वाला हूँ। बॉलीवुड पे भी आपने एक ड्रामा लिखा है, बॉलीवुड दीवाने। जी हाँ। आज का जो इंडस्ट्री का सफ़र है, ये जो स्टैंडर्ड है, उसके बारे में क्या तासुरात हैं? अब क्या बताएं कि हम लोग एक दूसरे के लोग कहलाते हैं, लोग हम पे ये कहते हैं कि स्टैग्नेशन है, हम लोग प्रोग्रेस कर गए वगैरह वगैरह, तो हर एक को हक़ है बात करने का। मैं समझता हूँ टेक्नोलॉजी ने काफ़ी उभारा है फिल्म को, इंडस्ट्री को, लेकिन ज़बान का जहाँ तक ताल्लुक़ है, हम लोगों ने ज़बान खो दी अपनी, कोई ठीक से ज़बान नहीं बोलता बताता। फिर रहा सब्जेक्ट्स का, नए नए सब्जेक्ट्स आए हैं जो पहले सोच नहीं सकते थे। मसलन हम जिन्स परस्ती पर फिल्में बनी हैं, और ऐसे सब्जेक्ट जो बिल्कुल कोई टच नहीं करना चाहता, हाँ नॉन स्टार्टर थे, वो अब आ रहे हैं, विच इज़ गुड। लेकिन एक चीज़ होनी चाहिए कि ज़बान का कुछ ख्याल हो, तलफ़ुज़ लोगों के गलत है, हर आदमी जो है ना खून कर रहा है वगैरह वगैरह। कुछ लोग किसी हिसाब से फिल्म वाले ज़बान के लिए कत्ल गारत हो रही है, कत्ले आम हो रहा है, और उसमें मैं समझता हूँ ऐसा नहीं कि उर्दू का कत्ले आम हो रहा है, उसमें हिंदी भी गायब होती जा रही है। तो हिंदी और उर्दू मैं नहीं समझता कोई ज़्यादा फ़र्क है, लेकिन जो है उसको सही तो बोलिए आप, चलो तलफ़ुज़ भूल जाइए। मसलन मैंने कई एंकर्स को गलत ज़बान बोलते हुए देखा आपके टीवी के, आई एम श्योर आप बहुत अच्छी ज़बान बोलती हैं, तो वो मसलन एक मेरे जहन में अटक गया था, वो तलाशना, देयर इज़ नो सच वर्ड एज तलाशना, तलाश की जाती है, तलाश कराया जाता है, तलाशना आई एम नेवर कम अक्रॉस। ऐसे बहुत सारी मिसालें हैं। मैं शुरू में जब होता था तो ये आपके चैनल वालों को नाम लेना मुश्किल है, गड़बड़ हो जाएगी, तो उनका होता ना कि कमेंट्स लिख के भेजो, तो मैंने लिख कर भेजा कि आप जो ज़बान बोल रहे हो, गलत या सही जो भी, वो हमको समझ में नहीं आती, हमारे बच्चों को तो बिल्कुल। मैं वहाँ के
तनाजुर में बात करता है, हमारे बच्चों को तो समझ में नहीं आते। तो उनका वो एक स्टैंडर्ड रिप्लाई आ जाता है ईमेल पे कि थैंक यू वेरी मच इज बीइंग अटेंडेड टू। उसका कोई, मैंने मिसालें दी थी कि कहाँ कहाँ ज़बानें गलत हुई, उसके बाद मैंने छोड़ दिया। तो ये हाल जो है टीवी का रिफ्लेक्ट करता है आपके फिल्मों में भी। अब टीवी सीरियल्स जो है यहाँ के मैं देखता नहीं, इसलिए कि उसमें डा 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 डा, ये क्या डायरेक्शन है, ये क्या एक्टिंग है, इट्स ओवर। और जब तक आप चीखेंगे नहीं, आप इंडियन फिल्म में इस्टेब्लिश नहीं हो सकते। चीखना जो है सबसे अच्छी एक्टिंग कहलाता है। एक्टिंग, आई डोंट थिंक एनी एक्टर्स आर देयर एनीमोर। हमें 2-4 बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत सारी एक्ट्रेसेस अच्छी हैं। कंटेंट को लेके भी, थीम्स को लेके भी आपको नहीं लगता कि बहुत रिग्रेसिव है? आप औरतों की ही बात ले लीजिए, औरतों को तो सिर्फ एक होम मेकर, हालांकि कोई गलत बात नहीं है उसमें अगर आप होम मेकर हैं, पर उसी एक स्टीरियोटिपिकल रोल में उन्हें बार बार आप दिखाते हैं और इसी दायरे में। अबे वो कई लड़कियां आपकी जो नई आई हुई हैं, तो वो कम से कम कपड़ा पहन रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज कर रही हैं। अब लोगों का एक कह रहा है कि ये क्या हो रहा है, दूसरा अरे यार टाइट। कुछ लोग तो अरे ज़रा ये यहाँ तक दिखा भी है, मैं कल आऊँगा ना तो हो सकता है ये और ऊपर तक चला जाए। सिर्फ पैसा कमाना ज़िंदगी में नहीं, पैसा आज आपके पास है कल चला जाएगा, लेकिन जिसको आपने जिस जनरेशन को ख़राब किया वो गुनाह है। वो जब जनरेशन ख़राब होगी, इसका असर जो आपकी सोसाइटी पड़ेगा, सोसाइटी का असर आपकी कम्युनिटी पे पड़ेगा, कम्युनिटी का असर जो आपके नेशन पे पड़ेगा। कुछ लोग कभी स्कूल में नहीं गए, दे आर हाईली इंटेलेक्चुअल पीपल, दे आर वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। तो वो ट्रेनिंग कर लेना इट्स वन थिंग, बट एजुकेट करना विच काम्स डाउन ए पर्सन। आगा साहब, एक दफ़ा फिर हम लंदन की तरफ आते हैं। उर्दू बोलने वाले जाहिर है सबका लहजा अलग होता है, तरीका बोलने का, जैसे पंजाबी, हैदराबादी सब हुए। तो लंदन में ये ऑडियंस के तौर पर जब ये सब लोग एक साथ आते हैं तो एक अलग सा माहौल बनता होगा, उसके बारे में हमें बताएं। अब ये हर आदमी वहाँ किसी भी इलाके से आ रहा हो, किसी भी रीजन से आ रहा हो, वो अच्छी से अच्छी उर्दू बोलने की कोशिश करता है और उस कोशिश में ज़्यादा से ज़्यादा मिस्टेक करता है। लेकिन जो हमारा उम्र का जो जनरेशन है, उनको समझने में कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन आई थिंक अब लोग वहाँ जो जिस किस्म की उर्दू या हिंदी भी बोलते हैं वो मिक्स बोलते हैं, उसमें ज़्यादातर अल्फाज जो हैं अंग्रेज़ी के आते हैं। और हम बच्चों को इनकरेज करते हैं कि जो भी है आप बोलिए, ज़रूर बोलिए। अब मैं अपनी नवासी को गोद में लेके बैठता हूँ एवरी सैटरडे रिलीजियसली। इंटरनेट पे जो यहाँ के अखबार आते हैं, इनकलाब है ये, तो शी कैन विदाउट एन एफर्ट कैन रीड द हेडलाइंस। अच्छा, वो हेडलाइन पढ़ती हैं, बट आई हैव टू वर्क विद हर। जैसे आपने पहले कहा था कि भाई द पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल, तो वो पढ़ती हैं और पढ़ने के बाद कहती कि नाना जान इसमें तो 50% अंग्रेज़ी है। जैसा कि फलानी जगह आज पुलिस इनकाउंटर हो गया, पुलिस इज़ इंग्लिश, इनकाउंटर इंग्लिश। हाँ, पर हर जिंदा जबान का वही एक तकाजा है कि उसमें नए नए लफ्ज जुड़ जाएं जो आम लोग बोलते हैं। इतने ना जोड़ें कि आपका जो असलियत है ना वो गायब हो जाए। हाँ, लेकिन नए अब मैं आपकी तरह विग पहन लूं, कपड़े पहन मैं लूं, विग नहीं पहनती। आपके खूबसूरत बालों की तरह मैं विग पहन लूं, मेरी तरह खूबसूरत दिखने की कोशिश करें ऐसे, तो वो गलत होगा। हमारे वहाँ पर हम लोग अक्सर बहुत सारे काम करते हैं नेहरू सेंटर पर, तो हमारी पॉलिसी के अनुसार हमारे साथ जो लोग हैं जो सच्चे दिल से काम करते हैं, उसमें हिंदी वाले हैं, उर्दू वाले, और दोनों। अच्छा, कुछ हिंदी वाले हैं ऐसे जो उर्दू स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, और कुछ हैं ऐसे जो नहीं पढ़ सकते लेकिन दे आर इक्वली फेथफुल। तो उससे ये होता है कि मसलन प्रेमचंद का हमने 2 रोज़ा प्रोग्राम किया, तो वो एक तरफ से ना रहे यार ये तो हमको करना चाहिए था हिंदी वाले, तो मैंने कहा आप और हम कोई जुदा थोड़ी है, आइए हमारे साथ काम। सो दिस इज़ द पॉलिसी कि सब मिल के काम करें। तो ज़बान जो है, जो आपकी समझ में आए वो ज़बान, मेरी समझ में आए वो ज़बान। वरना अमीर खुसरो ने कुछ और कहा था कि ज़बान यौरमन तुर्की वमन तुर्की नमिज़ोनम चे खुशबूदी अगर बुदाश ज़बानश दर देहान मन। इस पे पन है ज़बान पे कि
मेरे यार की ज़बान तुर्की है और मुझे तुर्की नहीं आती, कितना अच्छा होता अगर मेरे यार की ज़बान मेरे मुंह में होती। पर ये तो खैर बात लंदन की है। हिंदुस्तान में आपको क्या लगता है कि ज़बान का मुस्तकबिल कैसा है क्या? इस बात को मैंने मिर्ज़ा गालिब का अपने जिक्र किया, जी। उसके आखिर में लाया कि वो आखिर में सीन में ये होता है कि वो सब इनकी मजाक उड़ाते हैं शायरी की, और बोल कबूतर ये कन्हैया लाल मुंशी का, वो गाते हुए निकल जाते हैं सब, तो गालिब सब चुपचाप बैठ, सीन ये कि एकदम निराश होके बैठे हुए कि चलो अब मैं जाऊं वापस, कोई नहीं स्टेज पर। इतने में दाएं तरफ से एक आवाज़ आती है, गालिब साहब रुकिए, मैं उर्दू हूँ। उसके हाथ में हिंदुस्तान का झंडा है, उसने गांधी कैप पहनी हुई है, मैं उर्दू हूँ, मेरा घर हिंदुस्तान है। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, गालिब साहब रुकिए, मैं उर्दू हूँ, वो जीना कैप पहने हुए, पाकिस्तान का झंडा है, मेरा घर पाकिस्तान है। आखिर में ये रोल मेरे बच्चे ने किया था, बहुत छोटा था, कि गालिब साहब, वो अपने लहजे में बोला था, गालिब साहब परेशान होकर मत जाइए, मैं उर्दू हूँ, मेरा गार, वो कह नहीं बोल सकते, मेरा गार इंग्लैंड है। वो बॉलर पे हेड बन गया, उसके हाथ में यूनियन जैक था। वो आके गालिब साहब को बताते कि जिस लिटरेचर में, जिस कल्चर में आप जैसा शायर हो, वो ज़बान कभी नहीं मर सकते। हमको नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, ऑलवेज होपफुल। और गालिब साहब खुश होते, अपना दीवान उन बच्चों को देते और फिर चले। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि हिंदुस्तान में भी उर्दू के साथ दुश्मनी हुई है, हो रही है, लेकिन हमको हिरासा होने की ज़रूरत है। अगर आप हीरा हैं, वही पुरानी बात, तो हीरा ही रहेंगे। धूल बैठ जाते, साफ कीजिए, फिर चमकेगा, फिर चमकेगा। हमसे ज़माना खुद है, ज़माने से हम नहीं। चलिए इसी पॉजिटिव नोट पे इस मुलाकात को यहीं इख्तिताम पजीर करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे नाज़रीन को अपने बारे में, अपने काम के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें बताएं। शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया, थैंक यू। नाज़रीन, प्रोग्राम शख्सियत का ये शुमारा यहीं ख़त्म होता है। नया शुमारा लेके हम फिर हाज़िर होंगे। हमें इजाज़त दीजिए। शब बख़ैर।